हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अर्बन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है और क्लास 11th और बीए फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि भारत की जलवायु कैसी होती है। और हाँ, यदि आप उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा क्यों पड़ती है, और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गर्मी सारा साल यूं ही बनी रहती है। और बात करें हम पूर्वी भारत की, तो जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा मौसम राम में क्यों प्राप्त होती है। और वहीं दूसरी ओर बात करें हम पश्चिमी भारत की, तो वहाँ पर मरुस्थल क्यों पाया जाता है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम गर्मियों में सबसे ज़्यादा पानी क्यों पीते हैं, और आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्र से अलग क्यों होते हैं। उत्तर भारत में हम गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है। तो ये हमारे कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो हमारे जहन में उठते हैं। अच्छा, मौसम के तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं? तापमान, वायु दाब और पवन की दिशा, और गति, आर्द्रता और वर्षण। ठीक है, इसे हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो हमारे मौसम के तत्व कौन कौन से हैं? जस्ट सेकेंड। हाँ जी, चलिए, तो मौसम के हमारे तत्व कौन कौन से हैं? तापमान, वायु दाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता और वर्षण। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में हमने क्या जाना कि मानसून के बारे में जाना। मानसून शब्द का अर्थ भी हमें ज्ञात है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मानसून अर्थ अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है कि पवनों की दिशा में उत्क्रमण होने से जो वर्षा उत्पन्न होती है उसे हम मानसून के नाम से जानते हैं। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु है जो कि दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। इसे भी हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। कैसी जलवायु है भारत की? हाँ जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भारत की जलवायु क्या है। एक सेकंड जूम इन करना पड़ेगा। चलिए, भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी जलवायु है जो कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता, यानी उनका रूप तो एक जैसा है लेकिन उसमें विविधताएं पाई जाती हैं। वो क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो डिपेंड करती है अक्षांशीय रेखाओं के विस्तार पर। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर उससे 23.5 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में, और फिर नॉर्थ जैसे हम ऊपर के अक्षांशों की तरफ जाते हैं, जैसे 66.5 से 90 डिग्री जो अक्षांश है वो कैसे होते हैं? बिल्कुल ठंडे अक्षांश पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी, एक सेकेंड। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम एवं जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के तौर पर केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से काफ़ी अलग है। ठीक है, हाँ जी, फिर भी यहाँ सभी राज्यों की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। ठीक है, इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे केरल और तमिलनाडु में टेम्परेचर 12 के 12 महीने बिल्कुल मान लीजिए वो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की ठंड महसूस नहीं होती है। जब बात आती है उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार की,
तो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी नीचे चले जाते हैं। फिर भी यहाँ अन्य राज्यों में जो जलवायु प्रकार है वो मानसूनी है। अच्छा, भारत की जो जलवायु है अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिनमें पवन की प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा और ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता और शुष्कता की मात्रा में भी भिन्नता के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे हम भारत की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वायुदाब पाए जाते हैं। वहाँ पर जो मौसम बदलने की, जो ऋतु बदलने की जो लय होती है वो भी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो डिपेंड करती है वहाँ के उच्चावच पर। ओके, इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु उपवर्गों में वर्णन किया गया है। एक सेकेंड। गर्मियों में तापमान पश्चिमी मरुस्थल के कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को क्या करता है, छू जाता है। जबकि सर्दियों की अगर हम बात करें तो लेह लद्दाख के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अच्छा, राजस्थान के चूरू का जून महीने का तापमान किसी एक दिन में 50 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो सकता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ठीक है, दिसंबर के किसी रात में लेह लद्दाख द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। वहीं उसी रात को तिरुवनंतपुरम या फिर चेन्नई में तापमान ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर पाता है और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। उपयुक्त उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि भारत में जो तापमान है, वो जो तापमान में जो विषमता है वो किस प्रकार से देखी जा सकती है। वो एक ही दिन होते हैं, एक ही महीना होता है, लेकिन जगह अलग होने के कारण, जो कि वहाँ के फिजिकल फीचर्स जो होते हैं उसकी वजह से वहाँ पर तापमान में क्या आती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, तापमान जो है वो दो तौर पर देखा जाता है। एक तो अधिकतम होता है, वो दिन का तापमान होता है। जो न्यूनतम तापमान होता है वो कहाँ का होता है, रात का होता है। चलिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को आज हम समझेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। तो भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा जो कारक है वो है स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। फिर दूसरा कारक है हमारा वायु दाब एवं पवन संबंधी कारक। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे ये दो ही कारक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। हमारे जो भारत में कर्क रेखा है वो पूर्व पश्चिम दिशा देश के मध्य भाग से गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, कटिबंध में। ओके, चलिए एक सेकेंड, हमारा माउस कर्सर, एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए। तो बात आती है उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल तापमान ऊंचे और दैनिक तापमान और वार्षिक तापांतर का अंतर अनुभव करता है। कर्क रेखा के उत्तर भाग में स्थित होने पर भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर के साथ साथ विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक, चलिए बात आती है समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा होने के कारण विस्तृत तटीय भागों में समकारी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और भारत के अंदरूनी भागों में समुद्र तट से दूर होने के कारण ये भाग वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई और कोंकण तट पर तापमान की जो विषमता है और जो ऋतु परिवर्तन है वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश आंतरिक भागों में, जैसे दिल्ली प्रदेश होना चाहिए, यहाँ पर दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में जो मौसमी परिवर्तन है वो पूरे जनजीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है शीत ऋतु में, यानी जब शीत ऋतु अब चलिए ठंड का मौसम आ चुका है। अब पूरे जोरों शोर से कड़ाके की ठंड उत्तर भारत में पड़ने वाली है।
जैसे हाईवेज के जो राजमार्ग के आसपास के जो नगर हैं वहाँ पर डेंस कोहरा पड़ना स्टार्ट हो चुका है। सुबह के टाइम जब आप कभी सफ़र पर निकले तो आप उसे अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। धरातलीय वायु दाब पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायु दाब के वितरण की वजह से क्या होता है, प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायु दाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायु दाब केंद्र की वजह से दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यानी जब कभी भी पवन का प्रवाह होगा वो कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पवन ऐसे बहती है, कैसे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है जी। इस ऊंचा केंद्र की वजह से चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का क्या है, प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायु दाब के केंद्र के बाहर होने की चलने के कारण धरातलीय पवनें शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनें के संपर्क में आने से आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। कई बार तो यह स्थिति खिसक कर जस्ट सेकेंड, ये हम डायग्राम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पश्चिमी जेट प्रवाह है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं, वो इस से चलती हैं, जिनकी अधिकतम जो स्पीड है वो 80 नॉट के आसपास होती है। अब हमारी जो लाइन में बीच में छूट गई थी, पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी के उत्तर पश्चिमी व उत्तरी भारत में शुष्क और उत्तरी पश्चिमी प्रभाव के कारण हो जाता है। जैसे कि सर्दियों में क्या है, शुष्क हवाएं चलती है, जिससे कि हमारे होठ या फिर गाल फटने आम बात हो जाती है। ठीक है। जेट प्रवाह और उत्तरी वायु परिसंचरण, यानी जो जेट प्रवाह और उत्तरी परिवाह जो वायु संचरण होता है, जिन पवनों का ऊपर विवरण दिया गया है, जो कि डायग्राम के हिसाब से हमने आपको दिखाए थे, वे धरातल के निकट या वायु दाब की निचली सतह में चलती हैं। निचले सतह में क्षोभ मंडल पर धरातल के लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं कि जैसे धरातल पर क्या है, हवाएं ऐसे चलती हैं, ऐसे चल रही है, लेकिन जैसे पहाड़ की तरफ, जैसे ये ऊपर की ओर उठती हैं, ये ऐसे और ऐसे लौटती हैं और फिर नीचे उतरती हैं ठंडी हवाओं के रूप में। गर्म हवा बनकर ये ऊपर उठती हैं, फिर ये ठंडी हवा बनकर नीचे, ये ऐसे एक सर्कुलेशन बनता है जिसे वायु परिसंचरण हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पछुआ पवनों के